नमस्ते दोस्तों, आप सभी का लॉ सिको के थॉरो न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज के दिन हम कुछ 3 आर्टिकल्स की बात करने वाले, 3 विषयों पे हम बात करने वाले हैं एक्चुअली। उनमें से जो हमारा पहला आर्टिकल, जो हमारा पहला विषय है वो है कंटेम्प्ट पावर के बारे में, जो अवमानना की जो शक्ति है कोर्ट के पास में, उसके बारे में बात करता है। ये आर्टिकल जो है वो फैजान मुस्तफा जी ने लिखा हुआ है। प्रोफेसर फैजान मुस्तफा जो है वाइस चांसलर है नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के। उसके अलावा जो हमारा दूसरा विषय है, इसमें हम 2 आर्टिकल्स की बात करेंगे जो कि इंडियन एक्सप्रेस से हमने लिए गए हैं। ये जो मूल निवासी होते हैं, मूल निवासी होने के आधार पे जो नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है वहां की राज्य सरकारों के द्वारा, उसके बारे में बात करता है। इससे पहले ऐसे निर्णय और कहाँ-कहाँ लिए गए हैं और कोर्ट में जाकर ये कब और कितना इन्होंने स्टैंड किया तो कोर्ट ने इनके बारे में क्या जजमेंट दिए हैं। ठीक है, जो हमारा तीसरा आर्टिकल है वो है, जो अभी एक जजमेंट आया है कि जो लड़कियां और जो महिला है उनको संपत्ति में उनके जन्म से अधिकार होगा। 2005 का जो संशोधन आया, भले ही उनके माता पिता कब जीवित हो या ना हो, उनको जो हक है संपत्ति में वो उनके बचपन से है। उसके बाद में हमारा न्यूज एंड फ्लैश है, जो हमारा लॉ सिको का इनिशिएटिव है। हम उन मुख्य समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्व रखते हैं। तो मैं आगे बढ़ूं उसके पहले लॉ सिको के ये कुछ पैकेजेस और कोर्सेस है। उनमें से जो एक कोर्स है हमारा वो है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेस, जो हमारी न्यायी परीक्षा की तैयारी के लिए है, जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा हमारे लॉ सिको के ये कुछ और कोर्सेस हैं। इनकी जानकारी आपको लॉ सिको की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। लॉ सिको की वेबसाइट पर जाके आप इनकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा एमसीक्यू है वो ये है कि इनमें से कौन सा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ में महिलाओं को को पार्टनरी, जो कि संपत्ति में बराबरी का हक होता है, उसका राइट, उसका अधिकार नहीं दिया गया है। जो पहला है ऑप्शन ए मिताक्षरा, ऑप्शन बी दया भागा स्कूल, ऑप्शन सी ऑप्शन ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आपका उत्तर हो वो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज लिख के कमेंट कीजिए। जो हमारा आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो ये है कि किसी प्रदेश में जन्म अथवा वहां के निवासी होने के आधार पे मिलने वाला नौकरियों में आरक्षण समानता का अधिकार और उसके अलावा और किन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। 250 शब्दों में इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करिए। तो आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है पावर ऑफ कंटेम्प्ट इन पीपल्स नेम्स। लोगों के ओपिनियन के नाम पे या लोगों के का इंटरेस्ट यूज करते हुए अवमानना का पावर कोर्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बारे में ये बात करता है। तो फैजान मुस्तफा जी ने जो अभी रिसेंट केस हुआ है प्रशांत भूषण का, जिसमें प्रशांत भूषण को आरोपी माना है क्रिमिनल कंटेम्प्ट का सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बारे में बात करता है। तो फैजान मुस्तफा जी ने इसका एक विस्तृत एनालिसिस जब जजमेंट का करा तो उन्होंने बताया कि इस जजमेंट में 27 बार पीपल वर्ड यूज करा है, और ये पूरा जो जजमेंट है इसका जो प्राइमरी जस्टिफिकेशन रहा है वो पीपल्स ओपिनियन पे रहा है। तो अपन इस पे पीपल्स ओपिनियन पे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 तरीके के कंटेम्प्ट होते हैं, एक सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है कि जब कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया या कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया और आप उस ऑर्डर जजमेंट का पालन नहीं करते हैं तो उसे सिविल कंटेम्प्ट किया जाता है ना। और उसके अलावा अगर आप कोर्ट का अपमान या आप जज का अपमान करते हैं तो उसके लिए आप पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगता है। तो ये 2 तरीके की अवमानना होगी, एक सिविल और एक क्रिमिनल। तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्यों होता है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट इसीलिए माना जाता है कि ये है क्योंकि अगर आप जज का या कोर्ट का अपमान करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी जनता है, जो हमारा एक लोकतंत्र का न्यायपालिक को स्तंभ बनाया जाता है, आप उसका अपमान करके उसमें लोगों का विश्वास, उसमें लोगों का ट्रस्ट कम करते हैं। ठीक है, तो तो लोगों का ओपिनियन कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है एक जस्टिस को लेकर। ठीक है, एक न्याय मिलने का केवल वो एक ही मंदिर माना जाता है, वो है हमारे कोर्ट। तो उसको लेकर ये अफेक्ट करता है।
इसीलिए क्रिमिनल कंटेम्प्ट का होना जरूरी माना गया है। अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन जजमेंट की बात करी प्रशांत भूषण केस में, पिछले जजमेंट्स में, उनमें 3 जो जजमेंट है वो है ब्रह्म प्रकाश शर्मा का केस, हीरालाल दीक्षित का जो 1955 में हुआ है, और एस मुलगांवकर केस है जो 1978 में हुआ है, जिसमें कंटेम्प्ट पावर एज प्रोटेक्टिंग पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट बचाने के लिए, बचाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल कंटेम्प्ट का यूज किया है, ठीक है, और दोषी पाया गया है जिन्होंने भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट, जिन्होंने भी अपमान किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जिन इन केसेस की तो बात की है, पर राइटर ने इनके अलावा जो जस्टिस कृष्णा अय्यर का जो एक ओपिनियन आया है एस मुलगांवकर केस में, उन्होंने ये कहा गया है कि जस्टिस श्री कृष्णा अय्यर जो हमारे एक काफी नामी न्यायाधीश रहे, उन्होंने ये कहा है कि जब भी आप कंटेम्प्ट का पावर यूज करते हैं तो आप एक ऐसे केस में यूज करिए कि जब जो एक लिमिट होती है, जो एक सीमा होती है, उस सीमा से कहीं वो गुना क्रिटिसिज्म जो है, जो आलोचना है, वो ज्यादा चले जाए और वो लोगों का भरोसा जो है न्यायिक तंत्र में हमारे, वो खत्म करे। सिर्फ उसी जगह कंटेम्प्ट पावर का यूज होना चाहिए। उसके अलावा जो शिव शंकर केस है और एक जो रचकोड़े सुब्बाराव केस 2004 का हुआ है, उनमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है, जो न्याय देने की प्रक्रिया है, वो बाधित हो, केवल उसी केस में कंटेम्प्ट का पनिशमेंट देने की जरूरत है। उसके अलावा राइटर ने बताया है कि जो ये कंटेम्प्ट ऑफ केस का ये जो पूरा एक सिस्टम बना है क्रिमिनल कंटेम्प्ट का, वहां पर कहाँ कहाँ कमियां हैं, वहां पे कहाँ कहाँ एक कमी रही है, और सिस्टम जो है हमारा न्यायपालिका का, उसमें कौन से गैप्स देखने को मिलते हैं। तो जो पहला आर्टिकल, जो पहला बिंदु बताते हैं वो है कॉन्फिडेंस इज स्ट्रेंथेंड बाय कोर्ट ऑर्डर्स एंड जजमेंट। आप क्रिमिनल कंटेम्प्ट चलो आपने लाया कि कहीं ना कहीं लोगों का ओपिनियन न्यायपालिका को लेकर या जस्टिस सिस्टम को लेकर अफेक्ट नहीं हो, पर अगर हम सही मायने में देखा जाए तो लोगों का कॉन्फिडेंस, विश्वास, ट्रस्ट कब बढ़ेगा कोर्ट में? तो पहली बात तो ये कही गई है, जो फेमस जो लैटिन मैक्सिम है, रेस इप्सा लोक्यूटर, थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, जो होता है वो उसके लिए वैसा का वैसा बात करता है। अभी जो एक उदाहरण देकर राइटर ने बताया है कि काफी ज्यादा हैबेस कॉर्पस पिटीशन जो है वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अभी कोविड के चलते हुए जो एक माइग्रेंट्स का, जो प्रवासी मजदूरों का पलायन हुआ है, उनको उनका जो दिन गुजारने के लिए जो उनको भत्ता मिलता है, जो रोजी मिलती है उनकी, वो उन्हें नहीं मिली हुई है। ये भी मुद्दे कोर्ट में आए, आप इन पर भी चुप हो। आप हैबेस कॉर्पस की जो पिटीशन फाइल हुए हैं, आप उन पर भी चुप हो। वैलिडिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड जो एक निर्णय लिया गया सरकार के द्वारा, जो कि काफी कॉन्ट्रोवर्शियल माना गया, काफी ज्यादा लोगों के कारण, उन पे भी आपने कोई ठोस कदम अभी तक उठाया नहीं, और ये सारे केस और इनके अलावा और भी केस अभी तक पेंडिंग है। तो उनको अगर आप इस पेंडेंसी पे बात करें, ठीक है, ये तो बड़े बड़े केसेस हुए, इनके अलावा भी करोड़ों से केस हमारे न्यायिक तंत्र में, हमारे कोर्ट्स में अभी भी पेंडिंग है। आज अगर एक जनरल भाषा में आप बात करें किसी भी लोग को, तो वो कोर्ट में जाने के लिए डरते हैं, क्योंकि वो तो बोलते हैं हम कोर्ट में जाएंगे और हम हमारे जिंदगी भर कोर्ट में ही हमारी चप्पलें घिसते रहेंगे। तो एक जो पेंडेंसी है, उसके कारण कोर्ट में विश्वास तो वैसे ही कम हो रहा है, तो आपको काम करने की कहाँ पे जरूरत है? कंटेम्प्ट के लिए आप किसको गुनहगार ठहरा के उसको पनिशमेंट देने से लोगों का कॉन्फिडेंस, विश्वास बढ़ेगा कोर्ट में कि जो न्याय के लिए वो आए हैं, जो पेंडिंग केसेस है और जो ऐसे महत्वपूर्ण केसेस रहे हैं, इन पर आप जल्दी से डिसीजन देकर आप कॉन्फिडेंस पाएंगे। तो एक प्रश्न कोर्ट के जजमेंट पे ये राइटर ने उठाते हैं कि ये सारी चीजों पे अगर आप बात करोगे तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट लोगों का बढ़ेगा। अभी इनमें इससे पहले जो 2 ट्वीट किए गए थे जिसके लिए आरोपी माना गया है प्रशांत भूषण को, उनमें से जो एक ट्वीट था वो आया था कि जब 2008 में एक इंसिडेंट हुआ था कि जो 4 सिटिंग जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी
और उन्होंने कोर्ट की कार्य पद्धति पे सवाल उठाया था। तो राइटर कहीं ना कहीं इस बिंदु को भी टच करके बोलते हैं कि आपने जो डिसीजन दिया वो कितने हद तक सही है और कितना जरूरी है। उसके अलावा एक और चीज जो बताते हैं कि इस कंटेम्प्ट पावर का कितना ज्यादा उपयोग किया गया है। एक संस्कृत में एक फ्रेज माना जाता है, जैसे इंग्लिश में एक फ्रेज होते हैं वैसे संस्कृत में ध्येय वाक्य होते हैं कि अति सर्वत्र वर्जित। तो किसी भी चीज का ज्यादा इस्तेमाल अच्छा नहीं होता। और हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 96,310 सिविल कंटेम्प्ट पेंडिंग है 30 जून 2017 को। उसके अलावा 586 क्रिमिनल कंटेम्प्ट केसेस जो है वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। तो इतने सिविल और कंटेम्प्ट केसेस आप पेंडिंग है, तो इससे पता चलता है कि इनका कितना ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। और इसका जो सोर्स बताया गया है वो इंडियन जुडिशरी रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार। अब ये आंकड़े 2017 के हैं, आज हम 3 साल आगे खड़े हैं 2020 में, आज ये आंकड़े और कहीं ज्यादा बढ़ गए होंगे। तो जो आज का हमारा दूसरा आर्टिकल है वो है डोमिसाइल बेस्ड जॉब कोटा। जो निवासी, किसी प्रदेश के निवासी होने पर जो आपको आरक्षण मिलता है नौकरियों में, उसके बारे में ये आर्टिकल चर्चा करता है। तो अभी क्या हुआ, कुछ ही दिनों की पहले की बात है कि जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने एक डिसीजन बताया है वहां की गवर्नमेंट का कि अब वहां की जो सरकारी नौकरियां है प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, वो सिर्फ वहां के लोकल लोगों को ही मिलेगी। तो ये संवैधानिक रूप से सही है कि नहीं सही है, इसके बारे में ये आर्टिकल चर्चा करता है। तो कुछ हम पुराने डिसीजन देखते हैं सरकारों के, राज्य सरकारों में के, जिसमें ये डिसीजन लिए गए कि वहां की नौकरियां केवल वहां के लोगों के लिए है। तो हम रिसेंट से बात करते हैं कि अगस्त 2020 में ऐसा ही एक तेलंगाना कैबिनेट ने एक पॉलिसी, एक निर्णय लिया था कि वहां का जो 60% स्किल्ड जो नौकरियां है वो वहां के लोकल को, और जो 80% जो अनस्किल्ड जॉब है, ठीक है, वो सारे वहां के लोकल लोगों को मिलेंगे इन न्यू इंडस्ट्री, जो वहां पे नई इंडस्ट्री लगेंगी। आपको पता है कि तेलंगाना एक नया राज्य बना है, उसमें न्यू इंडस्ट्री, काफी नई नई चीजें वहां पे अभी आना बचा है, डेवलपमेंट बचा है। तो ये एक डिसीजन वहां तेलंगाना गवर्नमेंट लिया था। जुलाई 2020 में हरियाणा गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसा डिसीजन लिया था। हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा था कि वहां पे की जो प्राइवेट जॉब है उसमें 75% जो आरक्षण है वो वहां के लोकल निवासियों का होगा। उसके अलावा कमलनाथ गवर्नमेंट जो मध्य प्रदेश में थी शिवराज सिंह चौहान आने के पहले, उन्होंने भी कहा था कि वहां पे की जो इंडस्ट्रीज है उसमें 70% जो रिजर्वेशन होगा वो वहां के निवासियों का होगा। 2008 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई थी, उसमें अगर वहां के उद्योगों को, इंडस्ट्रीज को अगर रिजर्वेशन चाहिए तो उनको नौकरियां देनी पड़ेगी 80% महाराष्ट्र के निवासियों को ही। और महाराष्ट्र में हमेशा से एक बात शिवसेना जैसी राजनीतिक पार्टियों आती आई है कि वहां के लोकल निवासियों को, जिनको मराठी मानुष कहते हैं, केवल उन्हीं को ही आरक्षण मिलना चाहिए। 1990 में भी गुजरात गवर्नमेंट ने 80% जो वहां की नौकरियां है वहां के औद्योगिक धंधों में वहां के लोगों के लिए रिजर्व करी थी। उसके अलावा अब अगर ये कोर्ट में जाता है तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसका उल्लंघन करता है ये, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के और पुराने कौन से प्रेसिडेंट्स, कौन से निर्णय थे जिनमें ऐसे आरक्षण वाले मुद्दों को उठाया गया है और सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया है। तो जो आर्टिकल 16 है वो तो किसी भी पब्लिक जो सर्विस होती है, जो सरकारी नौकरी होती है, उसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव को मना करता है, वो किसी भी भेदभाव को एक नकारता हुआ है। ठीक है, तो जो क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि धर्म, वहां नस्ल, जाति, लिंग या वहां पे आपने जन्म लिया है, आप वहां रहते हैं, इसके आधार पे अगर आपको कोई आरक्षण दिया जाता है या कोई प्रेफरेंस दिया जाता है तो ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है ये। लेकिन जो आर्टिकल 16(3) है
उसमें पार्लियामेंट को ये राइट है कि वो ऐसा कोई पर्टिकुलर कानून ला सकता है किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट या ऑफिस से रिलेटेड। तो उसी में से एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट पास किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, इन 4 प्रदेशों में वहां के जो मूल निवासी है उनके लिए किसी ना किसी क्षेत्र में आरक्षण दिया गया। तो ये हक, ये जो राइट है, ये सिर्फ पार्लियामेंट के पास में है। वहां के जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, वहां की जो विधानसभा होती है, उनके पास में नहीं होता है। तो अभी हम सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस गए हैं उनके बारे में देखते हैं। जो डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, उसमें डोमेसाइल जो निवासी बेस्ड जो आरक्षण है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है, उसमें असंवैधानिक कहा गया है। वैसे ये सिर्फ ओपिनियन बेस्ड जजमेंट था, ये कोई रूलिंग नहीं थी, ठीक है। तो ये उस तरीके से बाध्य नहीं होता है। उसके बाद में सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस हुआ है। उसमें एक पॉलिसी लाई गई थी कि 5% जो वेटेज है वो उन लोगों को एक्स्ट्रा दिया जाएगा जो कि तेलुगु भाषा में जिन्होंने शिक्षा ली है। तो इसको भी असंवैधानिक ठहराते हुए इसको भी स्टक डाउन किया था सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद में कैलाश चंद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का भी एक केस हुआ है, जिसमें जो गवर्नमेंट टीचर का जो रिक्रूटमेंट था, वहां पर जो वहां के सिर्फ मूल निवासियों के लिए था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया है और ये कहा है कि ऐसा आरक्षण देना गलत होगा। तो अभी आगे देखने वाली बात होंगी कि अगर ये लागू होता है, ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो ये किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट इस पर रिएक्ट करेंगी और क्या निर्णय देती है। तो अब हम आते हैं को पार्सनेज राइट ऑफ वुमेन। को पार्सनेज राइट क्या होता है कि संपत्ति में बराबर के हक को पार्सनेज राइट कहते हैं। तो ये समाचार में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी एक डिसीजन दिया है जिसमें ये कहा गया है कि जो महिला होती है उसको जन्म से ही को पार्सनरी राइट मिलता है। तो अभी एमसीक्यू जो एक पूछा गया था उसमें ये कहा गया, उसमें ये मैंने पूछा था कि इनमें से कौन सा स्कूल ऑफ लॉ मिताक्षर कौन सा स्कूल ऑफ लॉ हिंदू लॉ का एक महिलाओं को बराबर हक नहीं देता है। तो वो है मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ। मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ में सिर्फ लड़कों को राइट दिया गया है, अधिकार दिया है पितृक संपत्ति में, जो कि एक पितृसत्तात्मक जो हमारा एक कल्चर रहा है उसकी झलक बताता है। तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखें तो ये 2 जजमेंट हुए थे जिनसे एक कंफ्यूजन आया था। तो प्रकाश वर्सेस फूलवती 2006 का एक केस है जिसमें कहा गया है कि माता पिता अगर 9 सितंबर 2005 जब अमेंडमेंट हुआ था, जो संशोधन हुआ था 2005 का हिंदू सक्सेशन एक्ट में, अगर उस तारीख को माता पिता जिंदा हो तो ही वुमेन को, महिलाओं को हक मिल सकता है। उसके अलावा दनम्मा सुमन सुरपुर वर्सेस अमर का जो 2008 का केस है उसमें ये कहा गया है कि अगर पिता की मृत्यु 2005 जो ये संशोधन हुआ था इसके पहले हो गई है तो महिलाओं को इसमें कोई अधिकार नहीं मिलेगा संपत्ति में। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें ये कहा गया है कि 1956 में जो कोडिफिकेशन हुआ था हिंदू लॉ का और जब हिंदू सक्सेशन एक्ट था, ये महिलाओं का जो अधिकार है वो 1956 से ही मौजूद था, भले ही ये कानून में लिखा नहीं गया है। तो 2005 में तो ये सिर्फ कागज पे आ गया कि हाँ, ये शब्दों में आ गया कि हाँ इनको हक मिलेगा, लेकिन जो असली हक है वो 1956 से ही मिला हुआ है। तो पर कुछ दिक्कतें आ सकती है इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उनमें से जो पहला है वो है सेक्शन 41 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो कि स्त्री धन की बात करता है। तो क्या होता था, हिंदू लॉ में एक ये परंपरा थी कि जब लड़की शादी करके जाती है तो उसके माता पिता जो उसका हक होता है संपत्ति में उसको तभी ही दे देते हैं, और वो सारे उसको अलग अलग उपहारों के रूप में देते हैं जिनको मूवेबल्स कहते हैं। और जो इमूवेबल रहते हैं, ठीक है, जो एक स्थान पर संपत्ति रहती है जैसे जमीन जायदाद, जमीन हो गई, घर हो गया, ये सारे हम लड़कों को देंगे, और जो दूसरा सामान होता है हम वो लड़कियों को दे देंगे। तो जब उसकी शादी होती है तभी हम उसको स्त्री धन के रूप में उस महिला को, उस लड़की को दे देंगे, और जिस पर सिर्फ उस महिला का ही हक होगा। तो अब ये स्त्री धन का जब कंसेप्ट अभी भी मौजूद है हमारे लॉ में,
तो ये देखने वाली बात रहेगी कि ये जो पर्टिकुलर जजमेंट है ये कैसे आएगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा। उसके अलावा राइटर कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये एंटी डाउरी लॉज है जो हमारे जिन्हें हम दहेज से जुड़े हुए कानून कहते हैं, दहेज को प्रतिबंध करने वाले ये जो कानून है इसको ये अफेक्ट करेगा। क्योंकि अभी तो समान अधिकार मिल गया, तो अभी ये देखेंगे कि किसकी शादी हो रही है तो अभी ही हम इसको सब कुछ दे देंगे, या तो महिलाओं को अधिकार मिलेगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि उसके जो ससुराल वाले वो बोलेंगे कि नहीं, ये जमीन है तो इसमें तू अपना हक ले और हमको दे, इसमें तू अपना हक ले और हमको दे, भले ही वो लेना चाहे या ना लेना चाहे, वो अलग बात है। तो कहीं ना कहीं ये एंटी डाउरी लॉज को भी अफेक्ट करेगी। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि रूरल क्षेत्रों में देखा गया है कि अभी शादी करके तो लड़की बाहर चली जाती है, जमीन है उसके उसी गांव में उसकी तो अब वो कैसे उस जमीन पे पोजीशन लेने आएंगी, ठीक है, जो एक्चुअल पोजीशन है वो उस पर लेने के लिए कैसे आएगी, तो ये भी एक देखने वाली बात रहेगी। उसके बाद में ये समाज इसको कैसे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि समाज भी अभी तक हमारा समाज में पितृसत्तात्मक सोच काफी कड़े तौर से अभी भी जड़ें जमाई हुई है। तो इस पर्टिकुलर डिसीजन को ये कैसे लेगा, और जब भी अगर महिला ये हक के लिए मांगती भी है तो ये कहीं ना कहीं कोर्ट प्रोसीडिंग और कहीं ना कहीं वो कोर्ट कचहरी वाला मामला वापस हो सकता है। उसके अलावा अगर रूरल क्षेत्रों में ये भी देखा गया है, जो ग्रामीण क्षेत्र में, कि वहां पे महिला इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है, तो वो अपने अधिकार के लिए कैसे आवाज उठाएंगे और उसको कैसे पता चलेगा कि उसके पास में ये अधिकार भी है, जब उसको वहां पे उसकी लिटरेसी नहीं है, जब वहां पे उसके वजूद के लिए ही एक संघर्ष करती रहती है। तो आज का जो हमारा न्यूज एंड फ्लैश से महत्वपूर्ण समाचार है वो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में, ठीक है। तो सरकार ने घोषणा करी है कि वो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लाएंगी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। वो किन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए? अभी जो पहला इनका कदम होगा वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पब्लिक सर्विस, जिनको हम आईबीपीएस कहते हैं। तो इनके लिए जो अलग अलग एग्जाम होते थे उनकी जगह अब एक ही एग्जाम होगा। तो इससे क्या होता है, जैसे अलग अलग आपको फॉर्म भरने पड़ते हैं बहुत से, फिर उसमें पैसे जाते हैं, अलग अलग सिटी ट्रेवल करना पड़ता है जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे रहते हैं। तो ये सारी दिक्कतों को कम करने के लिए सरकार ने एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लाने की बात करी है और एक संस्था को गठन करने की बात करी जिसका नाम होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो ये 3 लेवल पे किया जाएगा अभी तक जिसका सरकार के द्वारा से बताया गया है, ग्रेजुएशन पास के लिए, 12th और 10th पास के लिए, ठीक है। और ये साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा 12 भाषाओं में। अभी आगे देखते हैं कि धीरे धीरे कैसे सरकार इसको एक व्यापी कदम अपना बनाती है और इसमें और किन किन एग्जाम्स को इंक्लूड करती है, समावेश करती है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू।